बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 ये बिल्कुल सेम स्टेप्स पर होंगे। इनके अंदर एग्जैक्टली स्टेप सेम है। मैं पहले क्वेश्चन 14 करा लूँ, लेकिन 14 के साथ ही मैं 15 शुरू करने से पहले मैं 14 के अंदर ही थोड़ी सी चेंजिंग करके आपको 15 का कंसेप्ट साथ दे दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन 16 तो आसान है, लेकिन क्वेश्चन 17 फिर इसी तरह का थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये भी टेक्निकल है और वो भी क्वेश्चन टेक्निकल है। इन दोनों क्वेश्चन में, ये 14 या 15 में स्टेप्स खास स्टेप्स हैं। अगर वो स्टेप्स हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये सवाल नहीं हो पाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन जो 17 है उसमें भी कुछ खास स्टेप्स हैं। अगर वो स्टेप्स आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो सवाल नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं मैथ में कि जिनमें हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनाया करते हैं, तो उनमें कुछ टिपिकल स्टेप्स होते हैं, कुछ स्पेशल स्टेप्स होते हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। और वो जो स्टेप्स होते हैं उनका इशारा ज्यादातर हमको राइट हैंड साइड पे जो रिजल्ट पड़ा होता है उससे मिलता है। मैं भी यही काम करूंगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर सामने जो राइट हैंड साइड पड़ी है उसको देखते हुए हम कुछ पर्टिकुलर या टिपिकल स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। प्लीज देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा जा रहा है प्रूव दैट NC0 + 1/2 NC1 + 1/3 NC2, इसी तरह से ये सिलसिला चलता जा रहा है। तो +1/n + 1 NCn, इस सारी चीज का ये आंसर है 2n + 1 -1/n + 1। ये रिजल्ट ला। स्टूडेंट्स, जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हों या दूसरे लफ्जों में कम्बिनेशंस हों और वो कम्बिनेशन सारे इस फॉर्म में पड़े हों कि NC0 + NC1 + NC2 + NC3 अप टू सो ऑन + NCn, यानी 0 से लेकर के NCn तक सारे कम्बिनेशंस का सम पड़ा हो, तो ये चीज हमने क्वेश्चन नंबर 9, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 उसमें देखें तो उधर ये प्रूव किया था हमने कि तमाम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 2n के। तमाम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स दैट इज इक्वल टू 2n। उसमें लॉजिक क्या थी? लॉजिक या उसमें थोड़ा सा ये सेंस ये था कि ऊपर सारों में सेम नंबर होगा ये n, और नीचे क्या है, 0 से शुरू करके ऐसे 1 2 3 तक जाते हुए सम NCn पर रुकना है, यानी ऊपर भी वही नंबर होगा नीचे भी वही नंबर होगा, 0 से लेकर के उसी नंबर तक जाएं, रुकना है, प्लस सारों का सम होगा। तो ये 2n से मुराद यही नंबर यहाँ 2 की पावर होगी। और मैंने उधर बोला था बच्चों के ये क्वेश्चन 9 के अंदर के इन रिजल्ट्स को आप इस स्टेटमेंट के अंदर जो रिजल्ट्स हैं उनको आप याद कर लें एज ए रिजल्ट्स। उसके अंदर जो स्टोरी है उसको एज ए रिजल्ट आप याद कर लें क्वेश्चन 9 में। तो ये इसलिए मैं कह रहा था कि वो MCQ में भी चीजें यूज होती हैं और एक अब इस सवाल में भी यूज हो रही है चीज। अब ये देखें n + 1C0, अगर हम ऊपर n की बजाय n + 1 कर लें तो n + 1C0 + n + 1C1 + n + 1C2 अप टू सो ऑन करते करते इधर जगह कम थी तो मैंने n + 1C3 नहीं लिखा। करते करते ये सारे अंदर है, सिर्फ ये 2 3 नहीं है, करते करते सम लेते जाए तो n + 1C n + 1 तक जाएं। इन सारों का सम फिर 2 पावर ऊपर क्या होगी चीज, ऊपर वो चीज होगी जो ये है n + 1, 2n + 1। तो जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स या कम्बिनेशंस का सम हो, बाइनोमियल कम्बिनेशंस का सम हो, तो उसमें जरूर 2 पावर इस तरह से कोई चीज बनेगी। यहां पे 2n + 1 बन रही। इट मीन एक तो ये इशारा मिल गया कि 2n + 1 हो या 2n हो, तो उधर जो है बाइनोमियल
कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूं, उधर ये या ये इस तरह का रिजल्ट लगेगा। दैट्स वाई पर्टिकुलर बात ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने इस तरह की चीज बनानी है, ये जो नीचे है ये रिजल्ट बनाना है। ये आपका मैं पहले आइडिया या माइंड बना रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं आपको कि ये चीज लगेगी या बनेगी इस सवाल में, ये चीज लानी या बनानी। एक तो ये बात, दूसरी एक बात मैं और यहां वैसे बता रहा हूं, वो आपकी मर्जी है, इधर वो बात यूज करें या ना करें, यहां पे मैं बता देता हूं, प्लीज गौर से सुनना। ये बात वैसे आपके नॉलेज में होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको बच्चों। ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं एनसीआर, उसमें जब नीचे वाला नंबर वही हो जो ऊपर वाला नंबर हो, एनसीएन, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, इट मीन टोटल एन चीजें हैं और सारी की सारी आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक ही सिलेक्शन बनेगी। कॉम्बिनेशन बेसिकली सिलेक्शन है, परमुटेशन क्या होता है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट है, लेकिन कॉम्बिनेशन सिर्फ सिलेक्शन है। तो एनसीएन का जवाब जो है वो 1 होता है। एनसीएन यानी जो ऊपर नंबर है वही नीचे नंबर हो तो रिजल्ट 1 होता है। मिसाल के तौर पे 7C7 1, 6C6 1, ये 1 रिजल्ट। अच्छा, अब नीचे 0 हो यानी NC0, ऊपर n है और नीचे 0 है, इसका जवाब भी 1 है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे 1 है? एक तो आप एनसीआर का फार्मूला भी लगा सकते हैं। कैसे? इस पर भी एनसीआर का फार्मूला लगाएं तो 1 आंसर ही बन रहा है, आप चेक कर लें। लेकिन फिलहाल मैं चलो इस पे लगा देता हूं, फार्मूले से भी आंसर 1 है और एक मैं आपको और अंदाज में भी इसका जवाब 1 बताता हूं। फार्मूले से देख लें, एनसीआर का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, नीचे इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है और n फैक्टोरियल से कट जाएगा तो इसका आंसर 1 है। अब 0 फैक्टोरियल क्यों 1 होता है, ये मेरा आप कॉम्बिनेशन वाला लेक्चर देख लें, उसमें बकायदा मैंने बताया हुआ है कि 0 फैक्टोरियल कैसे 1 होता है, ठीक है ना। तो यहां पे जो है आप इसको, ये परमुटेशन वाला जो बेसिक लेक्चर है ना, उसमें मैंने जो है 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 बताई हुई रीजन, आप परमुटेशन वाले लेक्चर में देखना, उधर ये चीज आपको मिलेगी। तो NC0 1 है। एक और अंदाज में भी NC0 डायरेक्ट बता देता हूं, जैसे मैंने अभी बोला कि NCN टोटल n चीजें और उसमें से n ही सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक अरेंजमेंट बन रही है। अच्छा, इसमें तो सर कोई सिलेक्शन नहीं हो रही, तो इसमें कैसे एक अरेंजमेंट बनेगी? तो सुनिएगा बेटा, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी चीज, NCR और NCN-R, ये इनके रिजल्ट्स इक्वल होते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि नीचे वाली चीजों का सम ऊपर वाली वैल्यू होता है। इसकी एग्जांपल ये ले लें, 7C3 बराबर होगा 7C, यहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए कि इनका सम 7 बने। तो तरीकेकार ये होता है कि इनका यहाँ डिफरेंस यहाँ ले लेते हैं 4। तो बेसिकली मैंने जब ये बेटा टॉपिक कराया था, इसको आपकी बुक में बोलते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी, इसका नाम है सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन, लेकिन इसको कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। क्या मतलब, जितनी चीजें सेलेक्ट की हैं उनके वेज और जितनी चीजें सेलेक्ट नहीं की, जितनी चीजें सेलेक्ट की हैं वो और जितनी अनसेलेक्ट हुई हैं उनकी कॉम्बिनेशन बराबर होते हैं। फिर रिपीट करता हूं, जितनी चीजें सेलेक्ट की हैं n में से जितनी सेलेक्ट की हैं और जितनी n में से बाकी पीछे रह गई हैं, कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो पीछे बाकी रह जाए उनकी सिलेक्शन, उनके कॉम्बिनेशन और इनके बराबर है। n में से r निकाल लिया, पीछे कौन क्या चीजें बची, n-r बची, तो n में से जो n-r बची हैं उनके लिहाज से सिलेक्शन देखें और n में से जो r बची हैं उनके लिहाज से सिलेक्शंस देखें तो ये सिलेक्शन सेम होंगी। अब इट मीन, इसका मतलब है, अब आप इसको इससे देखें, 0 सिलेक्शन हुई है
जीरो सिलेक्शन हुई है, यूं कह लें कोई सिलेक्शन नहीं हुई, तो अनसिलेक्टेड की जीरो सिलेक्शन हुई है, इट मीन अनसिलेक्शन कितनी है, अनसिलेक्शन जो है वो पीछे n है, यहाँ यानी यहाँ पे आप r को जीरो पुट कर लेना, तो NC0 इज इक्वल टू NCN, और NCN का जवाब 1 है, दैट्स वाई NC0 का जवाब भी 1 होगा। यहाँ पे देखें ना, आप r को यहाँ जीरो पुट कर लें, क्योंकि नीचे r यहाँ जीरो है, तो जीरो NC0 इज इक्वल टू NCN, और NCN का जवाब हमने 1 निकाला, तो यहाँ भी 1। तो जब भी NCN हो, यानी नीचे कॉम्बिनेशन के साथ 0 हो या नीचे कॉम्बिनेशन के साथ 1 हो, तो उनका जवाब 1 होता है। ये वैसे आपके नॉलेज में होने चाहिए, ये बात इधर यूज भी होगी। आए अब हम सवाल को परफॉर्म करते हैं, सॉल्व करते हैं। NC0 प्लस 1/2 लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा। अब हर एक पर NCR का फार्मूला लगेगा कॉम्बिनेशन का, n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। हर टर्म पे आपने NCR का फार्मूला लगा देना है, हर टर्म पे n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, 1/2 n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, NCR का फार्मूला अभी मैंने बताया था। 1/2 n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, 1/3 n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, प्लस अप टू सोन, इधर भी हर टर्म के साथ आगे प्लस है। एंड पर चले जाएं, आखिरी टर्म पे भी यही फार्मूला लगा है। लेकिन आप चाहते तो इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म पर फार्मूला ना लगाते, इसको 1 लिख लेते तो भी ठीक था, यानी यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। लेकिन वो फिर आप यही सोचते कि इन दो पर फार्मूला नहीं लगाया और इन पे फार्मूला लगा दिया बाकियों पे, तो मैंने इस बात से आपको बचाने के लिए हर टर्म पे फार्मूला लगाया। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हर टर्म पर फार्मूला लगा लें, तो आप इसको 1 और इसको 1 भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना ना लिखें, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने हर टर्म पे फार्मूला लगा लिया। एक तो ये स्टेप है कि ईच टर्म पर आपने फार्मूला लगाना है। इस क्वेश्चन में टोटल 4 स्टेप्स हैं, एंड पे मैं वो स्टेप्स बताऊंगा। एक तो ये हर टर्म पे फार्मूला लगाया। अब आगे बच्चों गौर करना है, ये जो नीचे नंबर है चेक कर लें, 2 × 1 फैक्टोरियल, इन दोनों को जोड़कर मैंने 2 फैक्टोरियल लिख दिया। जैसे 3 × 2 फैक्टोरियल, तो इन दोनों को जोड़कर मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा है। जैसे बेटा ये देखो ना, 3 × 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल। मिसाल के तौर पे 9 × 8 फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल। तो हर एक टर्म के साथ यहां से आगे पहली टर्म को छोड़कर नंबर 1 और उससे पिछले नंबर का फैक्टोरियल है 2 फैक्टोरियल, एक कोई नंबर है और उससे पिछले नंबर का फैक्टोरियल, दैट्स वाई 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे आए, कोई ये नंबर है और उससे पिछले नंबर का फैक्टोरियल है, तो इन दोनों को जोड़कर मैं क्या लिखने लगा हूं, डिनोमिनेटर में n+1 फैक्टोरियल। और ये क्या चीज है, n-n, ये 0 फैक्टोरियल वो 1 बन जाएगी, और ऊपर n फैक्टोरियल। यानी ये एक आपने स्टेप किया कि इनको फैक्टोरियल में ब्रेक कन्वर्ट कर ली। आपने ये कॉमन नहीं लेना n फैक्टोरियल, ये इसका एक टिपिकल स्टेप है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद n+1, ये जो मैंने रेड इंक से 2 स्टेप्स लिखे हैं ना, इन 2 स्टेप्स का इशारा आंसर से मिलना है। देखो आंसर में नीचे है n+1 पड़ी है चीज, ये देखो बच्चों आंसर में नीचे n+1 चीज पड़ी है, तो आपने दैट्स वाई डिनोमिनेटर में n+1 लाना है। तो इधर वैसे डिनोमिनेटर में तो n+1, ये n+1 फैक्टोरियल है, आपको तो सिर्फ n+1 लाना है, तो वो तो नहीं नजर आ रहा। दैट्स वाई यहाँ पे आपने पहला काम ये करना है कि मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद n+1 फैक्टोरियल। इसमें 3 चीजें हैं, इसमें 3 चीजें, और मैंने 3 स्टेप्स इसमें मेन परफॉर्म करने, और एक मैंने एक्स्ट्रा चौथा स्टेप बताना है, तो टोटल 4 स्टेप्स हैं। तो ये एक खास स्टेप है मेन, एक ये n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो बाहर डिवाइड किया और अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई किया। बेसिकली मैं एक स्टेप शॉर्ट कर गया हूं, यूं देखें ना कि बाहर मल्टीप्लाई डिवाइडिंग करके फिर इस वाली टर्म को अंदर हर टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट।
तो मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद n+1, लेकिन डिवीजन वाला बाहर लिखा और मल्टीप्लाई वाला अंदर। ये बच्चों ऐसी बात ना आप डिटर्मिनेंट्स में भी करते थे कि किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो बाहर उसी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बेसिकली हम अंदर ही उसी रो को मल्टीप्लाई भी कर रहे होते हैं और डिवाइड भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर डिवीजन वाला हम क्या है, बाहर कॉमन ले रहे होते हैं। तो एट ए टाइम 2 स्टेप्स हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, लेकिन मल्टीप्लाई वाला हम नंबर अंदर लेकर जा रहे होते हैं और डिवीजन वाला बाहर। तो इधर भी यही काम किया है, डिवीजन वाला बाहर नंबर और मल्टीप्लाई वाला अंदर हर टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो ये स्टेप है। अब बच्चों यहां से आगे हर वैल्यू जो ऊपर है ये n+1 फैक्टोरियल बन रही है। गौर करें, जैसे इधर मैंने 2 × 1 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल लिखा, 3 × 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल लिखा। इधर ऊपर देखें तो हर टर्म n+1 × n फैक्टोरियल, n+1 × n फैक्टोरियल, जैसे ये चीज थी n+1 × n फैक्टोरियल को मैंने n+1 फैक्टोरियल लिखा। इसी तरह अब ऊपर देखें, एक तो था n फैक्टोरियल और हर टर्म के साथ मैंने n+1 मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल चीज बनी n+1 फैक्टोरियल। ये भी टोटल चीज बनी n+1 फैक्टोरियल, ये भी टोटल चीज बनी n+1 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन। आखिरी चीज को भी हमने लिखा n+1 फैक्टोरियल। ये वैसे भी मैंने अभी बोला था कि ये 1 ही है, तो ये देखें तो अभी तक ये 1 नहीं आ रही है, ये वाली चीज ये 1 नहीं है। ये देखें ना, ये 1 है, जो भी ऊपर चीज है वो ही नीचे है, तो इसको 1 ना लिखें। वजह क्या है, मैंने ये पैटर्न लाना है, अभी ये मैंने पैटर्न लाना, तो उस पैटर्न के लिए एक आपको यहाँ सिमेट्री चीज नजर आएगी, वो ये है। गौर कीजिएगा, अब सब में ऊपर n+1 है और नीचे सेकंड टर्म से ऑनवर्ड देखें, सेकंड टर्म में नीचे 2 फैक्टोरियल है, इसमें नीचे 3 फैक्टोरियल है। तो जो नंबर का नीचे फैक्टोरियल है आपने हर टर्म को कन्वर्ट तो इस कॉम्बिनेशन में करना है, n+1 C। यहां पे पता नहीं क्या चीज होगी। अब यहां पे बच्चों वो चीज लिखनी है जिसका नीचे फैक्टोरियल है, n+1 C2, n+1 C3, n+1 C n+1, यानी जो जो नीचे फैक्टोरियल है वो आपने इधर लिखना है। तो यहां पे क्या चीज है, इधर आपकी समझाने के लिए कोई नहीं है चीज, तो आप 1 फैक्टोरियल लिख लें। अब आप देखें, हर टर्म को n+1 में ब्रेक या कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है, हर टर्म को n+1 में एक्सप्रेस करना है। और नीचे क्या लिखना है, नीचे वो नंबर यहां r की जगह लिखना है जो नीचे जिसका इधर फैक्टोरियल है। तो यहां 1 फैक्टोरियल है तो n+1, n+1 C1, यहां 2 फैक्टोरियल है तो n+1 C2। हर टर्म को एक्सप्रेस करना है n+1 की फॉर्म में और नीचे ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। नीचे यहां क्या चीज लिखनी है, नीचे वो चीज लिखते जाएं जिसका फैक्टोरियल है 2, 3, n+1 C n+1 और साथ ये 1। ये एक इसका कह ले मेन दूसरा स्टेप है। 3 स्टेप्स मैंने परफॉर्म कर लिए हैं बच्चों, 3 स्टेप्स कौन से हैं? पहला स्टेप ये है कि आपने हर टर्म पर NCR का फार्मूला लगाना है। दूसरा स्टेप ये है मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद n+1, इसका तो इशारा यहां से मिल रहा है ये। इसके बाद आपने जो है हर टर्म को कन्वर्ट करना है n+1 C इस फॉर्म में, जो नीचे है। मैं C के बाद R नहीं बोल रहा हूं, R हर एक में चेंज हो रही है चीज। अब आखिरी स्टेप ये है, क्या हमने बच्चों यहां पे 1 तो है, 2 तो है, 3 तो है, नीचे 1 2 3 है, लेकिन ये जो रूल है या ये जो फार्मूला है इसमें नीचे क्या होता है, 0 से हम शुरू कर रहे होते हैं। तो n+1 C 0 इतनी चीज नहीं है, यहाँ ये चीज लगानी है ना, बनानी है ना, तो इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया था। तो इतनी चीज नहीं है यहाँ, लेकिन ये लानी है। तो ये फिर अपनी तरफ से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यहाँ माइनस डालना, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ये चीज अपनी तरफ से। ये इसका आखिरी स्टेप है, बस हो गया। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस चीज पूरी पर ये फार्मूला लगाना है,
सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन दैट इज इक्वल टू 2 पावर, वो ऊपर अब वो चीज 2 पे पावर लिखनी है जो यहाँ ऊपर होती है, हर कॉम्बिनेशन में जो ऊपर है, और वो सेम होती है। अगर n+1 है तो 2 पावर n+1, अगर n है तो 2 पावर n। लेकिन शुरू कहाँ से होता है? कॉम्बिनेशन नीचे 0 से शुरू करके उसी नंबर तक जाते हैं जो ऊपर है। तो यहाँ तो नीचे 0 नहीं है, दैट्स वाई इतनी चीज अपनी तरफ से ऐड भी की है और सब्ट्रैक्ट भी की है। जी बच्चों, अब गौर कीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक इसका जवाब है 2 पावर n+1। ये रीजन साइड पर जरूर देनी, और रीजन क्या है? इसका जो जवाब लिख रहे हैं वो ये सारी की रीजन है। ये चीज साथ रहने दो एज इट इज, और किसी भी कॉम्बिनेशन के नीचे 0, तो अभी जो मैंने चीज यहां मिटाई है, अभी मैंने ये चीज मिटाई है, NCN का जवाब या NC0 का जवाब क्या होता है? 1। तो ये ऊपर n+1 C0 है, यानी किसी कॉम्बिनेशन के नीचे 0, ऊपर जो भी नंबर हो उसका जवाब 1 होता है, लेकिन नीचे 0 हो या n हो वो आंसर क्या है? 1 होता है। तो ये 1 है, दैट इज प्रूफ, दैट इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये चीज यहां तक भी ठीक है, इसको इधर नीचे ले जाएं तो ये n+1। तो इसमें 2 पावर n+1, इससे ये इशारा मिल रहा है कि ये वाला स्टेप लगना है। इसमें नीचे n+1 है, इससे ये इशारा मिल रहा है कि n+1 से डिवाइड करना है। और -1 कहां से आ गया, कैसे आएगा? ये जो आखिरी चीज बचेगी ये -1। तो बेटा इस सवाल में टोटल 4 स्टेप्स हैं। अगर हो सके तो आप अपनी बुक निकालें और बुक के अंदर प्लीज, ये मैं जो चीजें बुक में लिखाने को बोलता हूं या कहता हूं आप लिख लिया करो। पेपर्स के दिनों में जब आप अपनी बुक्स निकालेंगे और ये एक्सरसाइज दोहराएंगे, रिपीट करेंगे तैयारी के लिए, तो ऊपर ये स्टेप्स लिखे होते हैं, तो आपको खुद एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आप अगर हो सके तो क्वेश्चन 14 के सामने बुक पर स्पेस मौजूद है, वहां पे लिखें इन क्वेश्चन 14 मेन 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स हैं, ये लिख लें। इन क्वेश्चन 14 मेन 4 स्टेप्स। पहला स्टेप, अप्लाई फार्मूला ऑफ NCR ऑन ईच टर्म। NCR का ये वाला जो फार्मूला है, ये हम हर टर्म पर ये फार्मूला लगा रहे हैं। राइट द फार्मूला ऑन ईच टर्म, अप्लाई द फार्मूला ऑफ NCR इज इक्वल टू दिस वन ऑन ईच टर्म। ये देखो हर टर्म पे ये फार्मूला लगा है, ठीक है। अब मैं ये बात नहीं लिखाता हूं कि वो नीचे जो नंबर है उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लें, दो जो भी नीचे नंबर होंगे। दूसरा स्टेप है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद n+1। स्टेप 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद n+1। एक ये खास स्टेप है और एक ये जो एंड पे मैं बोलूंगा ये इसमें यूज करने वाला स्टेप, ये फार्मूला। स्टेप 3 बहुत जरूरी है, ये भी अहम है। एक्सप्रेस ईच टर्म in the form of n+1 C बॉक्स लिख दें। बॉक्स, यहां बॉक्स में हर बार नंबर चेंज हो रहा होगा और ये नंबर वो लगाएंगे जो नीचे फैक्टोरियल है। 1 फैक्टोरियल है तो पहली टर्म में यहां 1 लिखेंगे, नीचे 2 फैक्टोरियल तो दूसरी टर्म में यहां 2 लिखेंगे, नीचे 3 फैक्टोरियल तो तीसरी टर्म में 3 लिखेंगे। तो यहां पे n+1 C बॉक्स ये आपने डालना। जस्ट लिखना ये है कि एक्सप्रेस या राइट ईच टर्म इन द फॉर्म ऑफ n+1 C बॉक्स। ये आखिरी स्टेप, स्टेप 4, आखिरी स्टेप, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग n+1 C0। जब बच्चों एक ही साइड है, ये एक ही साइड चल रही है, जब एक ही साइड हो सवाल के अंदर, तो जो चीज आप अपनी तरफ से करते हैं ना तो उसका रिवर्स भी करते हैं। मसलन मल्टीप्लाई किया तो साथ डिवाइड भी करेंगे। एक ही साइड पर जब कोई काम अपनी तरफ से हम इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो उसका रिवर्स भी करना है। जैसे यहां पे ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना है। लेकिन कोई चीज ऐसी होती ना, पूरी इक्वेशन होती है जिसमें हम दोनों साइडें लेकर चल रहे होते हैं, दोनों साइडें, तो उसमें फिर हम एट ए टाइम एक ही काम करते हैं, डिवाइडिंग विद 2 ऑन बोथ साइड
इस तरह से कर रहे होते हैं, या इधर 8 को उधर लेकर जाना है तो इधर भी -8 किया, उधर भी -8 किया, तो वो खत्म हो जाएगा और 8 उधर मत फिर -8 बन जाता है। तो जब पूरी इक्वेशन हो जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों चल रही हैं, तो उसमें हम एट ए टाइम या डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं बोथ साइड्स। ये काम कर रहे होते हैं, डिवाइडिंग विद टू बोथ साइड, एडिंग 8 ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 8 ऑन बोथ साइड। लेकिन जब सिर्फ एक साइड चल रही होती है तो हम अपनी तरफ से फिर ऐड अगर करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये स्टेप इसमें टिपिकल है। चौथा स्टेप ये था कि एडिंग कॉमा सब्ट्रैक्टिंग n+1 से 0, चौथा स्टेप ये। साथ ही इसी के साथ लिख लें एंड यूजिंग फार्मूला, हो सके जगह तो ये फार्मूला, उधर हो सके तो ये फार्मूला पूरा लिख लें, बस दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन है, ये रिजल्ट बन रहा है। आप देख लें यही 4 स्टेप्स इस पर लगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 15 हूबहू यही चीज है, थोड़ा सा फर्क है। मैं पहले इसी क्वेश्चन 14 के अंदर थोड़ी सी अल्टरेशन करके क्वेश्चन 15 बना कर देता हूं, सिर्फ आपको समझाऊंगा कि स्टेप्स भी यही एंड पे मैंने स्टेप्स लगाने। आप देख लेना जो इधर मैंने 4 स्टेप्स बोले हैं एग्जैक्टली वही 4 स्टेप्स उसमें भी हैं, लेकिन उसके आंसर में और इसके आंसर में फर्क है। फर्क किस वजह से है, आए इसी क्वेश्चन के अंदर मैं अभी थोड़ी सी पहले इधर ही अल्टरेशन करता हूं, फिर जो है थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं, फिर क्वेश्चन 15 अलग से करा भी देता हूं, कोई मसला नहीं। सिर्फ मुझे इसका और उसका इधर ही इसी के अंदर कंपैरिजन कराना, दैट्स व्हाई मैं इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूं। ये क्वेश्चन 14 है स्टूडेंट्स, अब इसी को मैं 15 की वैल्यू में कन्वर्ट करने लगा हूं। 14 में से ही 15 बना रहा हूं। उसमें यह है कि यहां पे नेगेटिव है, आप चेक कर लें। ये 15 क्वेश्चन की अब मैं बात करने लगा हूं। यहां पे पॉजिटिव, ये वाली टर्म नेगेटिव, अगली पॉजिटिव, फिर इससे अगली टर्म जो है वो लिखी हुई तो नहीं है, लेकिन मैं यूं समझा देता हूं कि वो ये होगी इस लास्ट से 1/3 NC3, 1/4 NC3। जैसे यहाँ पे 1/3 है, NC2 है, तो इधर होगा 1/4 NC3। वो यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव डाल दिया और वो टर्म नहीं डाली, मैंने वैसे समझाने के लिए लिख दिया। पॉजिटिव नेगेटिव अप टू सो ऑन। जब भी किसी क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा हो ना, तो आखिर में उसकी जनरल टर्म के साथ फिर इस तरह से -1 की पावर, ये इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है n, तो -1 पावर n हम लिखते हैं जनरल टर्म के साथ। बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव तो इसलिए आ रहा होता है ना कि जब इवन पावर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा n के साथ, जब n की जगह ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव आएगा, और जब n की जगह इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन आखिर में फिर जनरल टर्म जो होती है वो पता नहीं इवन होगी या ऑड होगी, उसके साथ फिर हम -1 पावर n लिख दिया करते हैं। तो आखिरी टर्म के साथ उन्होंने -1 पावर n लिखा हुआ है, और इस तरह से साथ यही चीज लिखी हुई है -1 पावर n साथ लिख दिया। और जवाब बच्चों ये नहीं है, फिर जवाब जो है इसका आंसर जो है वो ये है। अब ये आंसर क्यों आएगा, बिल्कुल हर टर्म को हम पकड़ेंगे, लेंगे, उस पे NCR का फार्मूला लगाएंगे, बिल्कुल यही स्टेप एग्जैक्टली करेंगे। फिर यहां पर आकर हमने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग भी करना है, लेकिन पहले मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और फिर ऐड करूंगा। वजह क्या है कि इसमें जो ये जिनमें ये इवन कोफिशिएंट्स आ रहे होंगे ना, नीचे इवन नंबर्स आ रहे होंगे, ये इवन वाले जो नंबर्स हैं ये नेगेटिव बनेंगे, ऑड वाले सारे नंबर्स पॉजिटिव बनेंगे। यानी यहाँ पे -n+1 C4 आएगा अगली टर्म में, वो नेगेटिव होगा। इवन नंबर्स जिनके नीचे हैं वो सारे नेगेटिव होंगे, ऑड वाले क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहां मैं इवन लाने के लिए पहले, क्योंकि इवन सारे नेगेटिव हैं, तो पहले सब्ट्रैक्ट करूंगा और आखिर में ऐड करूंगा। और ये सारे इवन वाले सारे नेगेटिव हैं, ऑड वाले सारे पॉजिटिव हैं, तो इवन जो नेगेटिव हैं सारे, उनमें से नेगेटिव कॉमन लेकर इवन को अलग कर लेना है, ऑड को अलग। अब ऑड का आंसर और इवन का आंसर
चैप्टर 9 में, क्वेश्चन 9 में आपने पढ़ा था ऑड का आंसर और इवन का आंसर सेम होता है, और उनमें से हर एक जो है, चाहे इवन है चाहे ऑड है, n+1c4 अप टू सो ऑन n+1cn, चाहे इवन है चाहे ऑड है, उनका जवाब था 2n/2, जिसको आप कहते हो 2n-1। ऑड का जवाब भी 2n-1, इवन का जवाब भी 2n-1। तो सारे इवन नेगेटिव, सारे ऑड पॉजिटिव, माइनस हम कॉमन लेंगे, दोनों का ये जवाब लिखेंगे, लेकिन माइनस की वजह से वो आपस में क्या है, कट जाएंगे। इसलिए उसमें इतनी चीज नहीं आएगी, इतनी चीज आएगी, और ये जो है 7+1/n+1। पहले हमने सब्ट्रैक्ट करना फिर ऐड, तो आंसर फाइनली ये बनेगा, उसमें ये 2n+1 नहीं आएगा। आए मैं सवाल अभी करता हूं, एग्जैक्टली यही बातें होंगी, यानी समझो आपने क्वेश्चन 15 कर लिया, अभी देखें हूबहू यही बातें होंगी। क्वेश्चन 15 देखें, ये इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, यानी जवाब ये लाना है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन 15 उन्हीं लाइन पर होगा जो क्वेश्चन 14 में स्टेप्स थे, बिल्कुल वही स्टेप्स होंगे। फर्क कहाँ पे है या कितना फर्क है, मैं अभी क्वेश्चन कराता हूँ, उसके अंदर मैं फर्क बताऊंगा। पहली बात तो ये कि इसमें हर एक टर्म पर उसी तरह से हमने एनसीआर का फार्मूला लगा लिया, यहाँ पे अल्टरनेटिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से चल रहा है, और ये जनरल टर्म के साथ उन्होंने -1/n लिखा है, क्योंकि जब भी प्लस माइनस चल रहा हो तो जो जनरल टर्म है उसका पता नहीं होता कि वो इवन वहां पे n है पावर या ऑड है, दैट्स वाई n होने की वजह से साथ हम -1/n फिर लिख लेते हैं, तो ये गिवन है -1/n। अब यहाँ पे आगे बिल्कुल वही चीज, हर एक बात वही, 2 × 1 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल लिखना है, 3 × 2 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल लिखना है, इस तरह से n+1 × n फैक्टोरियल, n+1 × n फैक्टोरियल को n+1 फैक्टोरियल लिखना है, और ये 0 फैक्टोरियल 1 है। बच्चों मैंने वही क्वेश्चन रखा है, मैंने उसको मिटाया नहीं है क्वेश्चन 14 को, जस्ट प्लस माइनस मैंने किया है, उधर सारे प्लस थे, यहाँ प्लस माइनस किया, और मैंने कोई स्टेप नहीं किया, साथ सिर्फ नई ये चीज एक्स्ट्रा है। अब आगे क्या करना है, यही काम उधर भी किया था, इधर भी करना है, क्या n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने हर टर्म में, इस वक्त n फैक्टोरियल है, तो हर टर्म में मैंने n+1 फैक्टोरियल बनाना है, दैट्स वाई हर टर्म को ऊपर n+1 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। या तो यूं समझ लें, या चूंकि जवाब में आगे इसका जो जवाब है इसमें भी नीचे n+1 है, इसलिए ये काम कर रहे हैं, यूं समझ लें, या उस तरह से जो पहले मैंने बात बोली वो समझ। तो अब आप देखें, ऊपर हर टर्म को मैंने लिख दिया n+1 फैक्टोरियल की फॉर्म में। जो काम ये किया था 2 × 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 × 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसको मैंने लिखा था n+1 × n फैक्टोरियल, इसको लिखा था n+1 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली इन सब को भी मैं लिख रहा हूँ n+1 फैक्टोरियल, लेकिन अल्टरनेटिंग साथ प्लस माइनस चल रहा है। अब आगे हर टर्म को कन्वर्ट करना है इसमें n+1c बॉक्स का मतलब ये है कि जो नीचे नंबर है ना वो यहां डालना है, जिसका फैक्टोरियल है 2 फैक्टोरियल है तो 2, 3 फैक्टोरियल है तो 3, और अगर 1 फैक्टोरियल है तो 1, यानी नीचे यहां कुछ नहीं है ना, तो आप अपनी तरफ से यहां 1 फैक्टोरियल लिख लें ताकि सिमेट्री फॉर्म नजर आए। तो इसमें ये चीज बन गई। अब यहां पर आकर यहां से आगे आपने लिखा तो मैंने एडिंग कॉमा सब्ट्रैक्टिंग है, लेकिन पहले सब्ट्रैक्ट वाली चीज लिख लो फिर ऐड वाली। वजह क्या है, ये जिनके नीचे इवन नंबर्स हैं ना वो नेगेटिव हैं, और जिनके साथ ऑड हैं वो पॉजिटिव हैं। तो मैंने चूंकि 0 जो है वो इवन के साथ लिखना है, तो इवन वाले तो सारे नेगेटिव हैं, दैट्स वाई पहले मैंने नेगेटिव चीज लिखी है, n+1 से 0 के साथ नेगेटिव, और आखिर में ये पॉजिटिव चीज लिखी, यानी किया मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट है, या यूं लिख लें सब्ट्रैक्टिंग कॉमा एडिंग n+1 से 0। तो पहले सब्ट्रैक्ट वाली चीज लिखी है, एडिंग वाली बाद में,
यहां पे वो चीज और अब आगे क्लियर होगी, गौर करना। अब तमाम ऑड को अलग करना है और इवन को अलग करना है। तो ये जगह कम थी तो मैंने आगे ना एक टर्म ये वाली n+1c3 वाली नहीं लिखी। आपके पास स्पेस हो तो लिख लेना, प्लेस हो तो लिख लेना। तो ऑड वाले सारे पॉजिटिव हैं, तो n+1c1 n+1c3, फिर मैंने एक चीज और ऐड कर ली n+1c5 अप टू सो ऑन। अब बच्चों आपकी मर्जी है, इस टर्म को ऑड के साथ ले लो या इस टर्म को इवन के साथ ले लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि यहां n डिसाइड नहीं है कि n कितना है, तो आपकी मर्जी है। तो इसको मैंने इवन के साथ ले लिया, आप भी इवन के साथ लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो फिर इससे पिछली टर्म जो है वो ऑड होगी। अब पिछली टर्म कैसे निकालते हैं बताते हैं। तो यूं चले ना आप पीछे, जैसे जैसे आप पीछे जा रहे हैं नीचे वाला नंबर घटता जा रहा है, ऊपर वाला नंबर तो सब में सेम है। इट मीन इससे पिछली टर्म क्या होगी, n+1cn, तो वो मैंने ऑड में ली है, इसको मैंने इवन में रखा है, वो टर्म मैंने ऑड में ली है। अगर आप इसको ऑड में रखोगे तो इससे पिछली टर्म वो इवन में रख लेना, उससे असर या फर्क कोई नहीं पड़ेगा, तो वो फिर आपकी मर्जी है। फिलहाल इनको मैंने ऑड को अलग किया, इवन को अलग किया, रीअरेंजिंग भी किया, और साथ इवन सारे नेगेटिव हैं उनमें से नेगेटिव कॉमन भी लिए। ये देखो ना, ये वाली टर्म नेगेटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव है, तो n+1c0, n+1c2, n+1c4, एक एक टर्म मैंने और एक्स्ट्रा लिखी है ताकि आपको और क्लियर हो। तो फिर इसको इवन के साथ लिखा है, तो इस इवन सारे नेगेटिव होंगे तो इसके साथ नेगेटिव कंसीडर करना है फिर खुद से, तो उसको बाहर माइनस कॉमन ले लिया। अगर आप इसको ऑड कंसीडर करोगे तो ऑड सारे पॉजिटिव हैं, तो इससे पिछली टर्म फिर नेगेटिव लिख लेनी है ये वाली, और उसको इसके साथ लिख लेना, कोई असर या फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ये वाली टर्म, ये तो पॉजिटिव ही है, ये अलग लिख ली, इसलिए ये मैंने ना छोटी ब्रैकेट्स भी डाली हैं। वैसे इनके साथ छोटी ब्रैकेट्स डालने की जरूरत नहीं थी, ये तो सारे पॉजिटिव हैं। इनके साथ इवन के साथ जरूर ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट डालनी है। तो ये जो है इवन में से नेगेटिव कॉमन लिया, लेकिन ये पॉजिटिव है, इसको इस ब्रैकेट से मैंने बाहर लिखा, और ये मेन सुपर ब्रैकेट है। लो जी, अब सवाल हो गया। अब यहां पे फर्क है, ये क्या, जो क्वेश्चन 14 था उस पे ये यहां पे आके फार्मूला लग रहा था, क्योंकि उसमें सारे टोटल जो थे इवन और ऑड सारे आपस में ऐसे मिक्स थे, इकट्ठे थे, यूं चीज थी, तो उसमें हमने 2n+1 लिखी थी। लेकिन यहां पे ये बात यूज हो रही है, ये फर्क है, दो बातों का फर्क है क्वेश्चन 14 और 15 में। क्वेश्चन 14 में सारे पॉजिटिव हैं और इस तरह से इकट्ठे बन रहे थे 2n+1 की फॉर्म। क्वेश्चन 15 में आधे पॉजिटिव हैं, आधे नेगेटिव हैं, नेगेटिव में से नेगेटिव कॉमन लिया और वो नेगेटिव वाले सारे इवन हैं, तो इवन अलग हो गए, ऑड अलग हो गए, ये स्टेप मेन है। और फिर ये जो है इस पे ये फार्मूला लग रहा है। याद करें क्वेश्चन 9 के अंदर मैंने ये रिजल्ट्स लिखाए थे कि उन्होंने तो सिर्फ ऑड की बात की थी कि ऑड जो है सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये 2n-1 है। मैंने जान के -1 रेड इंक से रखा है, क्योंकि 2 पे पावर वो है जो ये डिजिट है, 2 पे पावर n साथ -1। आधे इवन आधे ऑड, इवन या ऑड की वैल्यू आपस में बराबर। और याद करें मैंने आधे की वजह से डिवाइडिंग बाई 2 उधर बोला था क्वेश्चन 9 में, तो ये 2 की पावर जब ऊपर चली जाएगी तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो ये देखें, ये ऑड, इसका रिजल्ट, इन सब का रिजल्ट 2n+1 जो ऊपर नंबर है, यहां अब ऊपर नंबर क्या है, n+1, साथ इसमें ऊपर नंबर n था, साथ -1, ये क्या है, ये नेगेटिव के बाद इवन है, इवन का भी रिजल्ट यही है, ऑड का भी यही रिजल्ट है। तो इन नेगेटिव के साथ जो ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में है वो मैंने लिखी पावर 2n+1 -1। 2n+1 तो ये है जब सारे हैं, लेकिन जब सिर्फ इवन हो या सिर्फ ऑड हो तो उसमें साथ 2 की जो भी पावर है, पावर वही लिखते हैं जो ऊपर नंबर है। यहां ऊपर n है
तो पावर n, यहां इस वक्त क्या है n+1 है तो पावर n+1, पावर के साथ -1 भी लिखना है। तो ये कट गए, ये वैल्यू कट गई, बट ये वैसे ही कई लोग इसको डायरेक्ट 0 -0 लिख देते हैं या 0 लिख देते हैं, यूं करेंगे तो ज्यादा समझ अच्छी आएगी बच्चों को। तो ये चीज रहेगी। अब किसी भी कॉम्बिनेशन के नीचे जब 0 होता है तो ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, उसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, बाहर ये और ये 1, तो ये बेटा आपकी राइट हैंड साइड बन गई। तो ये फर्क है क्वेश्चन 15 में और 14 में। फिर रिपीट करूं, 14 में सारे पॉजिटिव थे, 14 में सारे पॉजिटिव थे, तो यहां पर आकर सारे पॉजिटिव थे, सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो उनको हमने लिखा 2 पावर n+1। फिर उसमें ये चीज नेगेटिव थी, पहले ऐड किया और फिर सब्ट्रैक्ट, 2 पावर n+1 -1, और बाहर क्या चीज है 1/n+1। आप देख लें 14 क्वेश्चन का ये जवाब है। फिर रिपीट करूं, उसमें सारे ये पॉजिटिव थे, ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो सब्ट्रैक्ट वाली चीज बाहर रह गई और ये सारे पॉजिटिव थे। समझे कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हो जब सारे इकट्ठे तो 2 पावर n+1, इन सारों को, 14 क्वेश्चन की बात हो रही है, इन सारों को 2 पावर n+1 साथ ये -1, ये जवाब आ गया था 14 का। अब 15 में क्या है, 15 में आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव स्टेप सारी वही। तो फिर यहां पे देखें तो जो नेगेटिव हैं वो इवन है, जो पॉजिटिव हैं वो ऑड हैं, जिनके नीचे पॉजिटिव है। तो इवन वाले नेगेटिव थे हैं, तो उनके साथ हमने 0 को नेगेटिव रखना है। दैट्स वाई पहले जो है ये नेगेटिव किया, पहले सब्ट्रैक्ट किया, बाद में ऐड किया। अब नेगेटिव के साथ सबके साथ, अब इवन के साथ सबके साथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमन ले लिया, इवन को अलग कर लिया, ऑड को अलग कर लिया। ऑड के साथ भी 2 पावर n+1 -1 उसके रिजल्ट, माइनस इवन के साथ भी 2 पावर n+1 -1, और साथ ये वाली जो चीज है ये पड़ी होगी, तो ये फिर इसका आंसर इस वजह से ये आ जाएगा। तो ये फर्क है 14 में या 15 में, और कोई खास फर्क नहीं। स्टूडेंट्स एक और बात भी मैं ऐड करता चलूं, आप ये एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में मैंने जो पहले सब्ट्रैक्टिंग चीज की थी और बाद में ऐड की थी, आप इसकी बजाय यूं भी कर सकते हैं कि देखें ना, ये नेगेटिव सारे इवन के नीचे साथ हैं, ये नेगेटिव जितने भी हैं ये इवन के साथ हैं। तो इनमें से आप पूरे, अब चूंकि पहले अगर आप ऐड करना चाहते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप पहले नेगेटिव जो है ना कॉमन ले लें, यानी इधर से जब आप नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगी चीज और ये पॉजिटिव, इसी तरह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब आप ऐड पहले कर लें और सब्ट्रैक्ट बाद में कर लें, क्योंकि जो है ये इवन के साथ सारे अब पॉजिटिव आ गए हैं, तो -1 कॉमन लेके भी किया जा सकता है, लेकिन वो फिर एक फालतू स्टेप बन जाना था। मैं ये चाहता हूं कि क्वेश्चन 14 और 15 के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम उतने ही 4 स्टेप 14 में ही रहें और 4 स्टेप 15 में ही रहें। तो दैट्स वाई मैंने स्टेप वही रखा, लेकिन मैंने पहले ऐड कर लिया और मैंने पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया और फिर ऐड कर लिया। लेकिन आप अगर पहले ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो फिर माइनस कॉमन लेकर ये काम करें तो तब भी आ जाएगा आंसर, लेकिन वो फिर 5वां स्टेप बन जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं कराया। मैंने जो है ये क्वेश्चन 15 को हूबहू उन्हीं स्टेप्स के साथ कराया, जितने स्टेप 14 में हैं उतने ही स्टेप मैंने 15 में रखे हैं, इसलिए मैंने -1 कॉमन लेकर नहीं कराया। लेकिन आप करना चाहें तो उससे भी ठीक है।